नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत सभी लोगों का मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भारत में न्यायपालिका के बारे में हम बात कर रहे थे और न्यायपालिका के विषय में आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है न्यायपालिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद जो हैं हमारे संविधान के, उनमें न्यायपालिका के लिए किस किस प्रकार की बातें कही गई हैं उनके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स या तथ्यों के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको जब संविधान को हमने प्रारंभ किया था, मैंने बताया था कि संविधान के किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट, उस विषय का कॉन्सेप्ट हमें समझना है और उसके बाद हम संवैधानिक उपबंध या अनुच्छेदों की विषय वस्तु पर आएंगे कि अलग अलग अनुच्छेद में उस विषय वस्तु के बारे में या उस टॉपिक के बारे में क्या लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनकी योग्यता, उनकी शपथ या उनसे संबंधित क्षेत्राधिकार, शक्ति, इन सभी के कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। इस क्लास में केवल संवैधानिक उपबंधों की बात करेंगे, केवल संवैधानिक अनुच्छेदों की बात करेंगे कि जो हम समझ चुके हैं, जिनके बारे में, जिन कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं, उनका जिक्र संविधान में किस किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संबंध में हमारे संविधान के अनुच्छेदों में किस किस प्रकार की बातें कही गई हैं। यहां भी हम पैरेलल समांतर लेके चलेंगे, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और एक तरफ हाई कोर्ट के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 में हमारे संविधान में यह कहा गया है कि भारत का क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में इसमें बताया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार से होगा, उसमें जजों की संख्या कितनी होगी, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, नियुक्ति किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जाएगी, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी पदावधि कितनी होनी चाहिए, उनको पद से किस प्रकार से हटाया जाना चाहिए, शपथ किस प्रकार की वो लेंगे और कैसे लेंगे, किसके समक्ष लेंगे, साथ ही साथ ये कितनी पदावधि, अपनी पदावधि पूरी होने के बाद कहां कार्य कर सकते हैं। इन सभी विषयों को, हालांकि हमने अलग अलग पढ़ा था, जब हमने इनके विषय में, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था तो इनको हमने अलग अलग बिंदुओं में पढ़ा था, लेकिन ये सभी बिंदु संविधान के एक ही आर्टिकल 124 में लिखे गए हैं, 124 में बताए गए हैं, लेकिन हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटकर बिंदुवार इनका अध्ययन किया था। हाईकोर्ट के संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 214 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा और आर्टिकल 215 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का जो हाई कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम पिछली जो क्लास है हमारी उसमें समझ चुके हैं। अभी केवल हम संवैधानिक प्रावधानों की बात कर रहे हैं, उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट के गठन और उसमें जजों की संख्या के बारे में बताया गया है। अब देखिए, आप अंतर यहां समझ पाएंगे। साथ साथ पढ़ने का जो फायदा है वो क्या है कि आप अंतर, जो सूक्ष्म अंतर दिखाई देते हैं संवैधानिक प्रावधानों में, उस अंतर को हम पकड़ पाएंगे। जैसे यहां सुप्रीम कोर्ट के विषय में तो गठन, जजों की संख्या के साथ ही नियुक्ति, योग्यता, पदावधि के पश्चात कार्य, शपथ, त्यागपत्र आदि सभी के बारे में कहां बता दिया गया है, एक ही आर्टिकल में बता दिया गया है, आर्टिकल 124। जबकि यहां हाईकोर्ट के संबंध में हम देखें तो हाईकोर्ट में आर्टिकल 216 में तो गठन और जजों की संख्या के बारे में बताया गया है, जबकि दूसरे आर्टिकल 217 में उनकी नियुक्ति, पदावधि, त्यागपत्र और योग्यता, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, उनकी पदावधि कितनी होगी, वो त्यागपत्र किसको देंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, उन सभी के विषय में आर्टिकल 217 में अलग से बताया गया है। यहां एक ही आर्टिकल में सब चीजें बता दी गई, यहां दो आर्टिकल्स में बताया गया है, आर्टिकल 216 और आर्टिकल 217। जबकि आर्टिकल 218 में यह बताया गया है कि हाईकोर्ट के जो जज होंगे उनको अपने पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में इसका वर्णन भी एक ही अनुच्छेद आर्टिकल 124 में ही कर दिया गया है। जबकि 219 में शपथ को बताया गया है, 220 में हाईकोर्ट के जो जज हैं वो अपने कार्यकाल के पश्चात कहां कहां किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो हम देखेंगे जो बातें सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में एक ही आर्टिकल 124 में कह दी गई हैं, वो हाईकोर्ट के बारे में क्रमशः कहां कहां कही गई है, 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल में कही गई हैं। आर्टिकल 216, 217, 218, 219 और 220 में कही गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
हाईकोर्ट का जो है, हाईकोर्ट की जजेस की पद की योग्यता, पदावधि पश्चात कार्य, त्यागपत्र, शपथ, इन सभी को दर्शाने के लिए जहां 5 आर्टिकल्स में बताया गया है अलग अलग, वहीं सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में इसे एक ही आर्टिकल 124 में बता दिया गया है। यह बात हुई स्थापना, नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ आदि के बारे में बात। अब आर्टिकल जो 125 है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनके वेतन के बारे में बताया गया है। जबकि हाईकोर्ट के संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 221 में हाईकोर्ट के जो जज हैं उनके वेतन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 126 में सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। जबकि यही व्यवस्था हाईकोर्ट के संदर्भ में किसमें बताई गई है? आर्टिकल 223 में बताई गई है। अब 221 वेतन, 223 में सीधा क्या बता दिया गया? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो बीच में आर्टिकल 222 जो बचता है उसमें हाईकोर्ट के जजेस के ट्रांसफर या स्थानांतरण के बारे में बताया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किसी प्रकार का स्थानांतरण होता ही नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 127 में एडहोक जजेस, जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इनकी व्यवस्था की जा सकती है, हाई कोर्ट में इनकी व्यवस्था नहीं है। जब एडहोक जजेस के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने देखा था ये केवल कहां लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट में ही इस प्रकार के जजेस की बात की गई है। हाई कोर्ट के लिए इस प्रकार के जजेस की बात नहीं की गई। जबकि आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है, जिसकी चर्चा हाईकोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल 215 में ही कर दी गई है। तो इस प्रकार एक साथ जब हम आर्टिकल्स को देखते हैं तो कुछ सूक्ष्म अंतर हमारी पकड़ में आते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 224 में अपर व कार्यकारी जज, अपर व कार्यकारी जज के बारे में बताया है। एडिशनल एंड एक्टिंग जज के बारे में बताया गया है, जिसकी व्यवस्था केवल हाई कोर्ट में है, कहां नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में व्यवस्था नहीं की गई है। उसके बाद आर्टिकल 224A में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में बात की गई है, और ये जो व्यवस्था की गई है ये संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। मूल संविधान में ये व्यवस्था नहीं थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश यहां हाईकोर्ट के संदर्भ में मूल संविधान में व्यवस्था नहीं थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल 128 में यह व्यवस्था संविधान लागू होने के समय से ही थी। तो ये बात हुई हाईकोर्ट से संबंधित और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। आगे चलते हैं, कुछ और संवैधानिक उपबंधों को भी इस संदर्भ में हम देखते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 130 की। तो आर्टिकल 130 में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान होगा वो कहां होगा, सुप्रीम कोर्ट कहां कार्य करेगा, इसके बारे में कहां बताया गया है? आर्टिकल 130 में बताया गया है। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता बताई गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 132 में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता बताई गई है। जबकि आर्टिकल 133 में सिविल विषय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता को बताया गया है। और आर्टिकल 134 में दांडिक विषय से संबंधित अपीलीय अधिकारिकता को बताया गया है। जबकि हाईकोर्ट के संदर्भ में अधिकारिकता का वर्णन अलग अलग प्रकार से नहीं किया गया, यानी प्रारंभिक अधिकारिकता, अपीलीय अधिकारिकता, सिविल विषय से संबंधित अपीलीय अधिकारिकता, इस प्रकार से 4 भागों में बांटकर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिकता को बताया गया है। जबकि हाईकोर्ट की अधिकारिकता को केवल एक ही अनुच्छेद 225 में केवल कितना कहा गया है? यह कहा गया कि हाईकोर्ट की अधिकारिकता क्या होगी। अलग अलग ये नहीं बताया गया कि आरंभिक अधिकारिकता क्या होगी, अपीलीय अधिकारिकता क्या होगी। इस विषय में बात संविधान में नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में ये चारों बातें अलग अलग आर्टिकल में बताई गई हैं। आर्टिकल 134A, जैसा मैंने अब आपको बताया, अपीलीय अधिकारिकता। जब हमने अपीलीय अधिकारिकता के बारे में पिछली क्लास में बात की थी तो हमने देखा था जब सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर किसी मामले को ले जाना होता है तो उसके लिए हाईकोर्ट का एक प्रमाण पत्र चाहिए होता है। उस प्रमाण पत्र के बारे में आर्टिकल 134A में बात की गई है कि यह प्रमाण पत्र किस प्रकार का होगा। इसी तरह आर्टिकल 135 में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट की शक्ति प्राप्त होगी।
जो कि स्वतंत्रता से पूर्व कार्य करता था, फेडरल कोर्ट, उस कोर्ट की शक्ति क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होगी। आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट में यदि अपीलीय अधिकारिकता के अंतर्गत जाना है, यानी हाईकोर्ट के किसी निर्णय के विरुद्ध जाना है, तो उसके बारे में प्रमाण पत्र के माध्यम से जा सकते हैं एक तो, और दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति से भी जाया जा सकता है। और इस विशेष अनुमति के बारे में बात की गई है आर्टिकल 136 में। जबकि अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने की बात, यानी जो निर्णय पहले दे दिया उस निर्णय का रिव्यू, उस निर्णय को पलटने, उस निर्णय पर विचार करने की जो बात सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कही गई है वो आर्टिकल 136 में कही गई है। आर्टिकल 138 में सुप्रीम कोर्ट में अधिकारिकता में वृद्धि कौन कर सकता है और किस प्रकार कर सकता है, इसके विषय में बात की गई है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अभी हम केवल क्या देख रहे हैं कि किस संवैधानिक उपबंध में क्या बात कही गई है। आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट की रिट निकालने की जो शक्ति है उसमें संसद वृद्धि कर सकती है, इस विषय में बात की गई है। जबकि हाईकोर्ट के संदर्भ में हम देखें तो आर्टिकल 225 के बाद में सीधा आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट की रिट निकालने की जो शक्ति है उसके विषय में बात की गई है। आगे चलते हैं, कुछ और संवैधानिक उपबंधों को देखें। आर्टिकल 139A को यदि हम देखें तो उसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों से मामलों को अपने पास में मंगवा सकता है, अपने पास मामलों का अंतरण या स्थानांतरण, जो इससे अधीनस्थ, इससे निचले जो न्यायालय हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनमें जो मामले चल रहे हैं उन मामलों को किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, उसे क्या कहते हैं, मामलों का अंतरण कहते हैं। इसके बारे में बताया गया है। जबकि हाईकोर्ट में इस बारे में आर्टिकल 228 के अंतर्गत बताया गया है कि हाईकोर्ट भी कुछ मामलों को अपने से अधीन न्यायालयों से अपने पास में मंगवा सकता है। जबकि आर्टिकल 227 में हाईकोर्ट द्वारा अपने से जो निम्न न्यायालय हैं, अपने से जो निचले न्यायालय हैं, उनका अधीक्षण करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 140 सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्तियों के बारे में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को और अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं। आनुषंगिक शक्तियों का तात्पर्य है वर्तमान की शक्तियों के प्रभावी प्रयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा शक्तियां दी जा सकती हैं, उस विषय में बताया गया है आर्टिकल 140 में। जबकि आर्टिकल 141 में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो विधि लागू की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लागू किया जाएगा वो भारत के सभी कोर्टों को क्या होगा, मान्य होगा, सभी न्यायालयों पर क्या होगा, लागू होगा। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का किस प्रकार से पालन कराया जाएगा, इसके विषय में बात की गई है। जबकि आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को परामर्श की बात की गई है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को परामर्श देगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी उसके विषय में बात की गई है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अभी आर्टिकल से बात कर रहे हैं, हम अनुच्छेद की बात कर रहे हैं कि किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने की बात कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 144 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अलावा जो अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं उनके विषय में बताया गया है और कहा गया है कि सभी जो, चाहे वो सिविल कर्मचारी हों किसी भी राज्य के या भारत सरकार के, या प्रशासनिक कर्मचारी हों, सिविल या न्यायिक कर्मचारी, सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करेंगे। आर्टिकल 145 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने लिए जो नियम है, न्यायालय के जो नियम है वो कैसे बनाएगा। जबकि आर्टिकल 146 में सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी, कर्मचारी और उनके वेतन हैं उसके बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 147 में संविधान के निर्वचन या संविधान की व्याख्या जो है वो कैसे की जाएगी उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 229 हाईकोर्ट के संदर्भ में हम देखें तो आर्टिकल 229 में हाईकोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी, न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन और उनका व्यय है वो किस प्रकार से वहन किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 230 में हाईकोर्ट की आधिकारिकता को किस प्रकार से किसी केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तारित किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। और
कैसे ये विस्तार किया जाएगा, इसके बारे में हम पिछली क्लास में विस्तार से बात कर चुके हैं। आर्टिकल 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है, इस बारे में बताया गया है। तो ये थे प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में बात की गई है। अब इन संवैधानिक उपबंधों के बाद हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ तथ्य और हाई कोर्ट से संबंधित कुछ तथ्य जिनके बारे में अक्सर परीक्षा में क्या पूछ लिए जाते हैं, विगत परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उनमें भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी संभावना ऐसी है कि इन तथ्यों से प्रश्न पूछ लिए जाएं, इसीलिए इन तथ्यों को जो है हमारी क्लास में हमने सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ विशेष तथ्यों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो की जाती है 28 जनवरी 1950 और पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे, पहले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, वो थे एच.जे. कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया। और जब ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एन.वी. रमन्ना। जब आप क्लास को देख रहे हो सकता है ये जो है मुख्य न्यायाधीश जो है वो चेंज हो गए हैं, तो आप इसे अपडेट कर लें। प्रथम कौन थे? एच.जे. कानिया और वर्तमान एन.वी. रमन्ना। अब भारत शासन अधिनियम 1935 में जो हम स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में भारत शासन अधिनियम 1935 बना था और उस 1935 के अधिनियम के द्वारा एक फेडरल कोर्ट की व्यवस्था जो है उसके स्थान पर, फेडरल कोर्ट के स्थान पर किसकी व्यवस्था की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो कौन से शासन अधिनियम के द्वारा हुई है? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से हुई है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के जो प्रावधान थे वो किसमें थे? भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके अंतर्गत फेडरल कोर्ट के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात कही गई। वर्तमान में यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बात करें, मूल संविधान में हमने देखा था कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी बताई गई थी? 7 बताई गई थी। लेकिन वर्तमान में और ऐसा अधिकार दिया गया था कि न्यायाधीशों की संख्या में ये परिवर्तन करना है, तो वो कौन करेगी? संसद। तो संसद ने ये संख्या बढ़ाते हुए वर्तमान में यदि संख्या देखें तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 न्यायाधीश की संख्या जो है वो स्वीकृत की गई है। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 130 के बारे में, तो अनुच्छेद 130 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान होगा वो कहां होगा? दिल्ली होगा। कहां होगा? दिल्ली। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहां स्थित है? दिल्ली है। लेकिन क्या किसी अन्य स्थान पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है? तो इस विषय में साफ साफ हमारे संविधान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर, ठीक है, दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर निर्धारित किया जा सकता है। और यह निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अनुमोदन पर निर्धारित कौन करेगा? सीजेआई। ठीक है, तो सीजेआई समय समय पर जो स्थान निर्धारित करे, किसके अनुमोदन पर? सलाह नहीं, यहां पर अनुमोदन शब्द है। अनुमोदन, सलाह, परामर्श, इन शब्दों को आपको विशेष रूप से जब आप न्यायपालिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो आपको विशेष तौर पर इन शब्दों पर ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या है? वर्तमान में क्या है? दिल्ली। लेकिन हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका स्थान दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। हालांकि संविधान में इन वकीलों की श्रेणियों के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन न्यायालय के जो नियम है उनके अनुसार न्यायालय के नियम बनाने का अधिकार संविधान के माध्यम से किसको दिया गया है? न्यायालय स्वयं, न्यायालयों को दिया गया था। और न्यायालय ने जो नियम इस हेतु बनाए गए हैं उसमें 3 प्रकार की कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलती है एडवोकेट्स की या वकीलों की। पहला सीनियर एडवोकेट, दूसरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और तीसरा अन्य प्रकार के वकील। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ तथ्यात्मक बातें जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और विशेष तथ्यों के बारे में यदि हम बात करें तो ऐसे कुछ जजेस की हम बात करें, न्यायाधीशों की हम बात करें जिन पर महाभियोग, महाभियोग का तात्पर्य है इनको हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग शब्द का हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन संविधान में महाभियोग
शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के संदर्भ में महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन बात सामान्य बोलचाल की भाषा में हम उसको क्या कह देते हैं, महाभियोग कह देते हैं। महाभियोग का तात्पर्य यहां आप ये लगाएंगे कि हटाने की प्रक्रिया क्या हुई, प्रारंभ हुई। वो किसके विरुद्ध हुई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज थे, वो थे वी रामास्वामी। वी रामास्वामी को हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी, लेकिन लोकसभा से ये पारित नहीं हो पाई थी। जैसा हमने हटाने की प्रक्रिया में देखा था कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में वो प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, कुल संख्या के तो बहुमत से प्लस उपस्थित जो सदस्य हैं और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत होना भी आवश्यक है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट का जज को अपने पद से हटाया जा सकता है। प्रक्रिया वीर रामास्वामी के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी, लेकिन लोकसभा से ये जो है पारित नहीं हो पाई थी, इसलिए ये अपने पद से नहीं हटे थे। ये एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज थे जिनके विरुद्ध जो प्रक्रिया है महाभियोग की या हटाने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जिससे अक्सर ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और विशेष रूप से आरपीएससी की आरएएस परीक्षा की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो महिला जज रही हैं वो कौन कौन रही हैं। क्रमानुसार यदि हम देखें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में महिला जज जो रही थी वो थी फातिमा बीबी, उसके बाद सुजाता मनोहर, रमा पाल, उसके बाद ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना देसाई, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीवी नागरथा। ये सभी क्रमानुसार सुप्रीम कोर्ट में क्या रहे हैं, महिला जज के रूप में कार्य इन्होंने किया है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने वाली महिला जज या महिला न्यायाधीश। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के विषय में। हाई कोर्ट के विषय में कुछ विशेष तथ्यों को हमें देखना है जिनके विषय में परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना है। तो वे तथ्य कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करें स्थापना की, तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे भारत में वो थे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट, जिनकी स्थापना कब हुई थी, 1862 में। तो सबसे पुराने जो हाई कोर्ट हैं वो कौन से हैं, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट। 1862 में इनकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो हाई कोर्ट स्थापित होता है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी। आजादी के बाद की यदि हम बात करें, स्वतंत्रता के बाद की यदि हम बात करें, तो स्वतंत्रता के पश्चात पहला जो हाई कोर्ट स्थापित हुआ था वो कब हुआ था, उड़ीसा में स्थापित हुआ था, और उसके बाद में राजस्थान में 1949 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं ऐसे हाई कोर्ट के जज जिन पर हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अर्थात महाभियोग जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है, वो प्रक्रिया प्रारंभ कौन कौन से जजेस पे की गई थी। तो पहले ऐसे जज थे सौमित्र सेन, जस्टिस सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्यरत थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या थे, न्यायाधीश थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। इनके विरुद्ध क्या हुआ था, हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी, लेकिन ये प्रक्रिया पारित होने से पूर्व, यानी ये प्रस्ताव पारित होने से पहले ही इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था, अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया था। इसके अलावा जो दूसरे न्यायाधीश थे वो थे डी दिनकरन, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट के क्या थे, जस्टिस थे, कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। इन पर भी महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो चलाया गया था, लेकिन इन्होंने भी महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। अब एक अन्य तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य जिसके बारे में हम बात करें वो है कि पहली ऐसी कौन सी महिला थी जो किसी हाई कोर्ट की क्या रही, जज रही। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। और पहली ऐसी महिला जो किसी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही वो थी लीला सेठ, और लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहने के साथ ही संपूर्ण देश में समस्त राज्यों को मिलाकर भी क्या थी, पहली महिला चीफ जस्टिस थी किसी हाई कोर्ट की। तो ये था हाई कोर्ट के संबंधित कुछ विशेष तथ्य। अब हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में विशेष रूप से। आरएएस के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से हम बात करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आरएएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट के विषय में कुछ अलग से तथ्यों को हम देखने वाले हैं। संवैधानिक प्रावधानों की यदि हम बात करें तो वो सभी हाई कोर्ट्स पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ तथ्य अलग से
राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि आरएएस की परीक्षा में इस प्रकार के तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्थापना की यदि हम बात करें तो हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1949 में हुई थी। मुख्य पीठ, जो राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है वो कहां कार्यरत है? जोधपुर में। और खंडपीठ जो है, अन्य जो पीठ है, मुख्य पीठ तो कहां कार्यरत है? जोधपुर में, और अन्य पीठ जो है वो कहां कार्यरत है? जयपुर में कार्यरत है। राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो प्रारंभ में केवल जोधपुर में नहीं हुई थी। प्रारंभ में उसकी जो पीठ है वो कहां कहां स्थापित हुई थी हाईकोर्ट की? जयपुर में भी, उदयपुर में भी, जोधपुर में भी, बीकानेर में भी और अलवर में भी। ठीक है, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में और अलवर में, इन सभी स्थानों पर क्या हुआ था? हाईकोर्ट की स्थापना राजस्थान में की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट की जो पीठ है उसकी स्थापना प्रारंभ में जयपुर और उदयपुर दोनों जगह की गई थी। ठीक है, तो प्रारंभ में हाईकोर्ट की स्थापना तो कहां हुई थी? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर में, जबकि उसकी पीठ की स्थापना कहां कहां हुई थी? जयपुर और उदयपुर में। लेकिन वर्तमान की स्थिति की यदि हम बात करें तो मुख्य पीठ जोधपुर में, उसके अलावा कहीं हाईकोर्ट की कोई पीठ नहीं है। हाँ, एक अन्य पीठ जयपुर में कार्यरत है, लेकिन मुख्य पीठ केवल कहां कार्यरत है? जोधपुर में। यह वर्तमान की स्थिति है। लेकिन प्रारंभ में, इतिहास में हम देखें तो कहां कहां हाईकोर्ट की स्थापना राजस्थान के संदर्भ में हुई थी उसकी हमने बात की। वर्तमान में यदि न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट में जो स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की वो कुल कितनी है? 50 है। कितनी है? 50 है। पहले मुख्य न्यायाधीश, पहला जो मुख्य न्यायाधीश था राजस्थान का, उसके विषय में हम बात करें तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे माननीय के वर्मा। जो माननीय न्यायाधीश के वर्मा थे वो क्या थे? पहले राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान चीफ जस्टिस की यदि हम बात करें तो वो स्थान हमने खाली छोड़ा है, क्योंकि ये समय समय पर ये जो है ये नाम बदलता रहता है। इसलिए जिस समय आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस समय आपको देखना है कि उस समय राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। अब हम बात करें, क्या कोई महिला अब तक चीफ जस्टिस बनी है राजस्थान हाईकोर्ट की? तो इसका उत्तर है नहीं। अब तक कोई भी महिला राजस्थान की हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस नियुक्त नहीं हुई है। लेकिन कुछ महिलाएं न्यायाधीश के रूप में जरूर राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत रही हैं। उनका यदि पहले से अब तक का यदि हम क्रम देखें तो सबसे पहले कांता भटनागर राजस्थान हाईकोर्ट की महिला जज रही। उसके बाद में मोहिनी कपूर, उसके पश्चात JS मिश्रा, मीना गोम्बर, निशा गुप्ता, बेला त्रिवेदी, जयश्री ठाकुर, निर्मलजीत कौर, प्रभा शर्मा, सबीना, रेखा बोराना और सुभा मेहता, ये सभी महिलाएं राजस्थान हाईकोर्ट में जज के रूप में या न्यायाधीश के रूप में विभिन्न समयों पर कार्यरत रही हैं। तो ये थी राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संबंध में संवैधानिक उपबंधों के साथ साथ कुछ तथ्यात्मक बातें जिनके संबंध में अक्सर परीक्षा में प्रश्न जो हैं और विशेष रूप से आरएएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के टॉपिक के साथ में फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।